लोग स्टार्ट कर देंगे प्रिज्म के बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है अगर हिमाचल वालों, तुम्हें तो ग्रेविटेशन की गुड कोई इवनिंग टेंशन मैम। नहीं होगी, पढ़ रखा है तुम लोगों ने। गुड इवनिंग। मैम अभी रिवाइज नहीं किया पर। कर लेना शॉर्ट नोट्स। यस मैम, इस बार तो सेकंड सैटरडे की भी छुट्टी है। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में तो अब तुम ग्रेविटेशन के बाद चिल मारोगे, मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं क्लास में जितना करा दिया उतना ही इनफ है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। 2-3 चैप्टर्स बचे, वो फुली अक्टूबर तक करवा दूं, फिर 1 महीने रिविजन कर लेंगे। सही रहेगा ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, रिवीजन हो जाएगी। थोड़ा सा कवर अप, बस ये चैप्टर ही लेंथी है ग्रेविटेशन, अभी तो बहुत बचा हुआ है। नाइनटी नाइन, ये तुम्हें हर्षित सर ने कितनी बार बताया, तो है 99% डालिए के लिए कितने लगाने थे। क्वेश्चंस नहीं, मार्क्स होता है ना, मार्क्स आने चाहिए। 12 से 13 क्वेश्चन? अच्छा, फिजिक्स में पूछ रहे हो? ना ना, फिजिक्स में 12 से 13 क्वेश्चन पे नहीं बनेगी 99। 12-13 पे नहीं बनेगी 99। 15-16 तो करने पड़ेंगे, तब जाके बनेगी। 15-16 आराम से बनते हैं, 15-16 क्वेश्चन आराम से। बस तुमने थोड़ा 11th पढ़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम उड़ा दिया। ठीक है। हाँ, तो बढ़िया है, पढ़ा हुआ है तुमने सारा। रे ऑप्टिक्स कंप्लीट, स्कूल में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट है? करो, बढ़िया है, फिर तो तुम्हारी डबल रिवीजन हो जाएगी। मैंने बोला भी है तुम लोगों को कि अब जब अपने स्कूल के सेमेस्टर्स एग्जाम की तैयारी करो तो इस तरीके से करना कि जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अलग अलग तैयारी नहीं होती, साथ में ही होगी, है ना? डेविएशन कहाँ आती है? एक फर्स्ट चैप्टर में तो डेविएशन है, और किसी में है डेविएशन? वो और डेरिवेशन बोल रहे हैं। हाँ, डेरिवेशन और किस किस में है? अच्छा, ये लेंस में इनकी डेरिवेशन जेई में तो किसी काम की नहीं है, रे ऑप्टिक्स की तो कोई डेरिवेशन। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेरिवेशन, हाँ माइक्रोस्कोप में तो है डेरिवेशन।
क्यों हंसी आ गई तुम्हें? हिस्ट्री पढ़ने आए हो क्या तुम क्लास में? चलो आ जाओ, प्रिज्म शुरू करते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म के बाद क्या पढ़ने का? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, आज अपन लोग कर्व सरफेस वाला शुरू कर देंगे। इतना मटेरियल रख के बैठना पड़ता है, कुछ किसी कहीं से कराना पड़ेगा, कुछ नहीं। इंफेक्शन वाला तो भी बात करा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो साथ के साथ ही करते रहना, वरना वैसे इसमें भूलने वाली चीजें हैं नहीं। ठीक है, आसान ही है, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है। हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में कल दो तीन चीजें निकालनी सीखी थी कि एक उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है, किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के, है ना, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बराबर। हमने डेविएशन निकालना सीखा था कि डेविएशन किसके बराबर आता है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, I प्लस E माइनस 3। ठीक है, R1 प्लस R2 की जगह हम A लिख सकते हैं। तो हमारा जो डेविएशन आता है प्रिज्म में, इतना अमाउंट का अपना डेविएशन आता है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन बनती है कि प्रिज्म में कब तो मैक्सिमम डेविएशन हो सकती है और कब मिनिमम डेविएशन होती है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन 4। किसकी कंडीशन? कि हमारा डेविएशन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, यानी प्रिज्म से अब की बार जो डेविएशन होने वाला है वो मिनिमम होगा। किस केस में डेविएशन मिनिमम हो सकता है? कि तुम्हारी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हुई, सपोज दैट इट इज मेकिंग एंगल आई विद द नॉर्मल, तो किस केस में तुम्हारा मिनिमम होगा डेविएशन? जब तुम्हारी इंसिडेंट रे किसके बराबर हो जाए, सॉरी इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाए, तुम्हारा एमरजेंट एंगल के बराबर। ठीक है, एमरजेंस के बराबर। जब तुम्हारा एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट पे तुम्हारा जो लाइट का डेविएशन होगा वो क्या होगा, इस टाइम पे जो तुम्हारा डेविएशन आएगा, ये कैसा डेविएशन आने वाला है, मिनिमम डेविएशन। तो अगर अब निकालो, अब कितना बनेगा यहाँ पे, डेल्टा मिनिमम कितना बनेगा, ये कंडीशन है कि आई को ई के बराबर रखना है, तो डेल्टा मिनिमम आएगा। कितना आएगा यहाँ से, देखो आई को ई के बराबर रख सकते हो, मैं इसको आई प्लस ई को आई रख देती हूँ माइनस ए, डेविएशन कितना आया, 2i माइनस ए। तो ये तुम्हारा डेल्टा मिनिमम। ठीक है, इस केस में तुम्हारा R1 और R2 किसके बराबर हो जाएंगे, ये एंगल R1 बनेगा जो, और ये एंगल R2 बनेंगे, ये क्या हो जाएंगे बताओ आपस में, स्नेल्स लॉ लगाओगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर रखती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका म्यू, तो दोनों सरफेसेस पे लगाओगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो अगर ए बी पे लगाते हैं तो क्या बनेगा, देखो म्यू साइन आई, म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर 1। यहाँ पर क्या बनेगा, म्यू2 साइन R2 किसके बराबर होगा, म्यू1 साइन ई के। करेक्ट, अगर म्यू1 साइन ई और म्यू1 साइन आई बराबर है तो इसका मतलब ये साइन R1 इक्वल्स टू R2 हो जाएगा। देखो एंगल R1 R2 के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो। मैम अगर म्यू1 एंड म्यू2 इक्वल है तो म्यू1 और म्यू2 नहीं, म्यू1 तो एयर का है, देखो वैल्यूज ही रखो। तुमने लगाया एट ए बी, म्यू1 की वैल्यू एयर है तो 1 लिखा। ठीक है, साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का, और ये साइन आर। ठीक है, तो साइन आई किसके बराबर आया, म्यू साइन R1।
अच्छा, अब एट लगाओ AC पे। अब AC पे लगाओगे तो क्या बनेगा भाई, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू म्यू जो कि 1 हो जाएगा साइन E। अब साइन E को किसके बराबर लिख सकते हो भाई, इस कंडीशन में I तो E के बराबर है, तो म्यू साइन R2 किसके बराबर आ गया, साइन I के। तो एक बार इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, देख लिया। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ क्या, म्यू साइन R1 इक्वल्स टू म्यू साइन R2 हो जाएगा। बोलो, इसी को अगर आगे बढ़ाऊं तो म्यू से म्यू कट गया, तो Yes, R1 किसके बराबर आया यहाँ से, तो R1 आया R2 के बराबर। तो इस केस में मैं यहाँ पर कंडीशंस में लिखते जाती हूँ, यहाँ पर तुम्हारा R1 किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। बोलो, सब एग्री कर रहे हैं, R1 R2 के बराबर होगा। तो अगर R1 R2 के बराबर हो जाएगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होगा, देखो A इक्वल्स टू, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2R1 इक्वल्स टू 2R2, करेक्ट। तो यानी R1 और R2 किसके बराबर हो जाएंगे, A/2 के। तो यहाँ से ये चीज याद रखना, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी यहाँ, और ऐसे लिख सकते हो A इक्वल्स टू A/2 इक्वल्स टू R, ठीक है। तो ये यहाँ से पता, तो ये कंडीशन है, कंडीशन 4 मिनिमम। काफी इंपॉर्टेंट है ये कंडीशंस, अभी इन पे क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो ये कंडीशंस याद रखनी है। आ जाओ अब, ये क्या हुआ, एंड ऑफ द स्लाइड। अच्छा, लास्ट पे ही चले गए क्या, अब देखो, अब इसमें हम निकालेंगे कि अगर मान लो तुम्हें दिया हो कि हमें एक बार चाहिए, आप कहिए। हाँ रिपीट करूं, रिपीट करूं इस, क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला, हेलो, Nothing, ma'am. नथिंग, ठीक है। आ जाओ, तो अब हमने यहाँ से कंडीशंस फाइंड कर ली कि मिनिमा होगा तो ये चीज होंगी, इमरजेंस एंगल इंसिडेंट के बराबर हो जाएगा, R1 जो है R2 के बराबर हो जाएगा इस स्पेसिफिक कंडीशन में। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये बोलेंगे कि हमें एंगल मतलब मिनिमम वो चाहिए डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए इस म्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू की वैल्यू पूछ सकते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हमने निकाला है क्या, अभी हमने स्नेल्स लॉ लगाया है, साइन आई किसके बराबर आया था, म्यू साइन R1। देखो फर्स्ट इक्वेशन में yes, ma'am. साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1, तो ये हुआ साइन आई इक्वल्स टू म्यू R1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन A/2 लिख सकती हूँ, अभी निकाला है साइन Yes, A/2, ठीक है। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू की वैल्यू, मेरे को यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे, म्यू निकालना है, बताओ किसके बराबर आएगा। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, आपके पास जो म्यू की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलने वाली है साइन डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम का मतलब है तुम्हारा डेविएशन, कि यहाँ पर हमें मिनिमम डेविएशन मिला है, प्लस A/2 अपॉन साइन A/2, ठीक है। इस आई की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी वैल्यू लिख लो। देखो यहाँ से तुमने डेल्टा मिनिमम निकाला था इक्वल्स टू 2i माइनस A, तो आई को क्या लिख सकते हो तुम, डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन 2, है ना। तो बस ये आई की वैल्यू मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन, बोलो ये वाली इक्वेशन में यहाँ पुट कर दी है। तो यहाँ से ये म्यू की वैल्यू आई है, तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर तुमसे पूछा जाए कि मिनिमम डेविएशन है तो फाइंड द प्रिज्म की वैल्यू, तो यू कैन, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस वाले। याद रखना स्पेसिफिक तभी लगेगा जब डेल्टा मिनिमम होगा, अदरवाइज इस वाले फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। आगे बढ़ो, इतना इतना क्लियर है तो आगे बढ़े, हाँ बोलो, yes, ma'am. ठीक है।
ओके अगली कंडीशन आती है कि मैं चाहती हूँ कि प्रिज्म में ना क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, जो हमने कल पढ़ा भी था, थोड़ा सा ही पढ़ पाए थे, पूरा नहीं पढ़ पाए थे। सेकंड कंडीशन या सेकंड केस बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई भी लाइट इंसिडेंट करे प्रिज्म में, वो बाहर ना जाए, मतलब सारी की सारी लाइट कहाँ इंसिडेंट हो जाए, प्रिज्म के अंदर ही इंसिडेंट हो जाए। तो इसमें क्या कंडीशन बनाएंगे बताओ, कोई बताएगा? कर खुद से भी निकाल सकते हो। टेल मी। ए बी सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। देखो मेरे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और यहां पर मेरे पास ये एंगल आई बनेगा, दिस इज R1 और ये बनेगा R2। अगर मुझे टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है अंदर, दैट मीन्स जो लाइट इमर्ज होगी वो इमर्ज ना होकर या तो बाउंड्री पे चली जाए या क्या हो जाए, ऐसे अंदर क्रॉस कर जाए। अब ये वाला डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, और होता भी इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी है जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है। बताया था फर्स्ट क्लास में जब तुम्हारी ये क्लास हुई थी, तो PIR तभी होगा जब डेंसर से रेयर जाएंगी लाइट रेस। तो अंदर प्रिज्म है, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर ज्यादा है, बाहर एयर है। अब बताओ इस R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? R2 किसके बराबर होना चाहिए? 4 TIR एट AC। R2 क्या बन गया AC के लिए? इंसिडेंट एंगल ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना चाहिए कि लाइट रेज अंदर आ जाए? R2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट यहां से ऐसे चली जाएगी, है ना, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सही है इतना? बताओ। यस मैम। ठीक है। अब देखो ये अगर मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म A है तो A किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 है। ठीक है, A इक्वल्स टू R1 हमें भी निकालना है और R2 हमने मान लिया कि हमारा R2 होने वाला है किसके बराबर? क्रिटिकल एंगल के बराबर, है ना। तो हमारा यहाँ से R1 किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि मेरे को R1 क्या रखना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, तुम्हारी जो ये इंसिडेंट लाइट रे है ये कितनी होनी चाहिए? इंसिडेंट लाइट रे किसके बराबर होनी चाहिए? I शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होना चाहिए? देखो अगर लाइट रे 90 डिग्री पे आएगी तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट होगी, मान लो ये तुम्हारी ये नॉर्मल था, ठीक है, ये लाइट रे तुम्हारी इंसिडेंट हुई अब की बार नॉर्मली, ठीक है, 90 डिग्री पे। अगर ये इंसिडेंट लाइट बेटा 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से ये R1 कितना बना देगा? R1 अब किस पे हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल पे, थीटा सी। उल्टा ही तो हो गया, उल्टा ही तो हुआ है। हमने क्या सीखा है कि अगर इंसिडेंट रे किस किस एंगल पे जाए कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर अगर इंसिडेंट रे को 90 डिग्री पे बना दिया तो मेरा जो ये रिफ्लेक्टेड वाला एंगल बनेगा R1, ये भी किसके बराबर बनेगा? थीटा सी के। ये कंडीशन है कि I को 90 डिग्री रखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से I को 90 डिग्री रखती हूँ तो मेरा R1 क्रिटिकल एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस मैम। है ना, तो R1 भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन हो या बराबर हो किसके? ट्वाइस ऑफ थीटा सी के, क्योंकि R1 भी कितने के बराबर आ गया? थीटा सी। और R2 भी क्रिटिकल एंगल है और R1 भी क्रिटिकल एंगल है। तो तुम्हारा यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म ट्वाइस ऑफ थीटा सी होगा, दैट मीन्स लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, अब इस थीटा सी को क्या लिख सकते हो? लगाओ ए बी पे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स देखो, स्नेल्स लॉ एट ए बी। बैठे रहना अभी 2 मिनट, सुनते रहो, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। बाहर की तरफ हमारा एयर है, यहाँ पे लिखोगे साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा सी। ठीक है, अब की बार R1 थीटा सी के बराबर है। साइन आई 90 डिग्री है तो यहाँ लिखोगे साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन थीटा सी।
तो तुम्हारा यहाँ से साइन थीटा सी किसके बराबर आ गया, क्रिटिकल एंगल 1/μ के। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म इफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ किसके, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो ये किसकी कंडीशन सेटअप हो गई, दिस इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, अगर जब भी सवाल आता है कि अगर TIR कराना है तो अपने आप मान लेना R2 तो क्रिटिकल एंगल होगा ही होगा, क्योंकि इमरजेंट रे को बाहर नहीं भेजेंगे। ठीक है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, R1 की वो I की वो वैल्यू चुननी पड़ेगी कि तुम्हारा लाइट रे R2 पर जब पड़े ना, मतलब तुम्हारी लाइट रे AC पर तब पड़े, वो इस तरीके से पड़े, या तो वो एंगल क्रिटिकल एंगल बने या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बने। मेरी बात समझ रहे हो भाई, I के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, R1 है ना, और यही लाइट रे तुम्हारी किस पे पड़ेगी फिर जाके AC पे। तो I की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि लाइट रे जब तुम्हारे AC पर पड़े तो वो एंगल या तो क्रिटिकल एंगल हो या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। और वो कब सेटिस्फाई हो सकता है, जब योर इंसिडेंट एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ से तुम्हें याद होनी चाहिए, याद रहेगी। ठीक है, यस Yes, ma'am. ये दो कंडीशन याद अगर आप रखना। समराइज कर दोगे। हाँ, मैं समराइज कर देती हूँ। देखो, अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़ी है। पहली कंडीशन पढ़ी है कि मुझे मिनिमम डेविएशन चाहिए। ठीक है, हमें मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो आई का एंगल कितना रखना पड़ेगा, तो आई का एंगल अगर इमरजेंस एंगल के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स जो डेविएशन शो हुआ है वो मिनिमम डेविएशन है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डेल मिनिमम निकाला जो कि आया 2i माइनस ए के, 2i माइनस ए के। फिर उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ लगाया ए बी पर और ए सी पर, जहां से हमने ये फाइंड किया कि R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाएगा इस स्पेसिफिक केस में। अगर R2 R1 के बराबर है तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रिज्म निकल, सॉरी तुम्हारा R1 निकल के आया a/2 के। ठीक है, R1 जो निकल के आया a/2 के बराबर निकल के आया है। फिर यहाँ से मैंने फिर दोबारा स्नेल्स लॉ लगाया ए बी पे, साइन आई की वैल्यू एज इट इज रखी, म्यू साइन R1 की जगह मैंने a/2 रख दिया, तुम्हें पता है यहाँ से निकाला है, ये रहा, ये उठा के यहाँ रख दिया। आई की जगह क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 रखा तो यहाँ से निकल के आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सेकंड केस में क्या किया है, TIR की मतलब अब हम ये चाहेंगे कि तुम्हारे प्रिज्म से लाइट बाहर ना जाए। तो लाइट बाहर ना जाए उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 90 डिग्री। आई की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो R1 क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। भाई देखो, मैं एक बार यहाँ तुम्हें बताती हूँ, अगर ये डेंसर है, मीडियम है, और अगर ये रेयर मीडियम है, इसमें तुम क्या करते थे, इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते थे ना बार बार। अगर मैं इंसिडेंट, देखो अभी मेरा इंसिडेंट रे सिर्फ इतना एंगल बना रही है आई, तो ये सिर्फ इतना बैंड करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। फिर मैं अगर आई का एंगल बढ़ा दूं तो लाइट के चांसेस है ना, क्या चांसेस है लाइट के अंदर रिफ्लेक्ट करने के, जैसे जैसे एंगल आई बढ़ेगा। तो ये वाला कब होगा, एट क्रिटिकल एंगल, है ना। यानी तुम्हारा साइन R 90 डिग्री कब होता था, जब इंसिडेंट कितना होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। यहाँ मैंने वो केस उल्टा किया है, आई को 90 कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा R1 कितना बना, थीटा सी। कर सकते हैं ना, देखो ये तो किया है, एंगल आई यहाँ पर क्रिटिकल होता था, R 90, यहाँ पे क्या किया है, R1 को 90 कर, R1 को क्रिटिकल एंगल बना दिया और आई को 90 डिग्री, बस इतना किया है। ठीक है, फिर से AC के पास फिर से ये कंडीशन लगेगी क्रिटिकल एंगल वाली, क्योंकि हमें TIR कराना है। तो दैट मींस अगर AC पे तुम्हारी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, विच इज योर R2 एंगल, जो R2 एंगल बना रहा है, तो ये R2 क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ, क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी तो लाइट रे अंदर बैंड करेगी, समझिए। तो R2 शुड बी ऑल्सो क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो यहाँ से एक कितना निकल के आया, R1 प्लस R2 विच इज योर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा सी। तो अब यहाँ से ये देख लो कि क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा, कैसे फाइंड करेंगे कि इस प्रिज्म के लिए
क्रिटिकल एंगल है क्या भाई, सब प्रिज्म के लिए अलग अलग होगा। तो क्रिटिकल एंगल यहाँ से फाइंड किया तुमने, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो यहां से बस तुमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, बताओ सही है। आ जाओ अब एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से थोड़ा मैं इस वाले को खत्म कर देती हूँ। एक लाइन का क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ऑफ अ प्रिज्म जिसका रिफ्लेक्टिंग एंगल दिया हुआ है ए। ठीक है, सो दैट देयर इज नो इमर्जेंस irrespective of angle of incidence। अब बताओ, अब मैं इसको एक चीज पूछती हूँ कि बेटा एक बार बताओ, अगर मैं आई को 90 से ज्यादा करती हूँ तो क्या होगा। बस एक क्वेश्चन, अगर मैं आई को 90 से ज्यादा करती हूँ तो क्या होगा। दैट मीन्स R1 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, हाँ या ना भाई। 90 पे एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना। अगर आई 90 है तो R1 एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल के बराबर है। अब सपोज करो मैं आई को और बढ़ाते जा रही हूँ, तो मैंने क्या देखा था, अगर आई को और बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, लाइट क्या करती है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है ना। तो यहाँ पर आई तुम्हारा ये 90 डिग्री ही रहेगा। इससे ज्यादा अगर आई को 90 से ज्यादा बढ़ाते जाओगे दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल R1 का जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तुम कैसे भूत बने क्यों बैठे हो, हाँ ना तो बोलो। हाँ यस मैम। भाई देखो, अगर ये आई एंगल, अगर ये इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो कितना एंगल मिलता है, 90 डिग्री। करेक्ट, आर का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। लेकिन मैं अगर अब इस आई को थीटा सी से बढ़ा दूं तो अब लाइट का एंगल 90 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, आर का। ये 90 तो ये हो गया, अब ये कुछ और थीटा हुआ, दैट मीन्स आर किसके बराबर होगी, समथिंग 90 प्लस थीटा। तो यानी आर का एंगल 90 से तो बढ़ गया ना। तो यहाँ पर मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आई को अगर मैं 90 से ज्यादा बढ़ाऊं दैट मीन्स आर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही बन रहा होगा, है ना, ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर तुमसे ये पूछा है इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो तुम मुझे ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 90 तो होना ही चाहिए ना, टू अटेन दिस PIR, यस और नो। आई का एंगल 90 तो होना ही चाहिए, हाँ या ना। 90 से ज्यादा आप कर सकते हो, करेक्ट। तो यही चीज सोच के ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो क्या आएगा, अरे एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, ये ड्राइव करा तो रखा है। म्यू क्या हो जाएगा, 1/θc। पागल हो गए।
भाई ये सेम ही तो है, यहाँ तो मैं ड्राइव कराया तो है, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, तो दैट मीन्स म्यू कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये ए किसके बराबर हो रहा होगा, 2 बाय थीटा सी के, इक्वल्स टू भी कर सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे आओ, अब तुमने यहाँ पे हमने क्या निकाला है, फ्रॉम दिस साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, करेक्ट। थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, साइन एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, दैट मीन्स थीटा सी इक्वल्स टू a बाय 2, देखो यहाँ से ये रहा, तो थीटा सी किसके बराबर आया, a बाय 2 के, तो इसको उठा के वहां पे रखो a बाय 2 में, इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, तो म्यू किसके बराबर आ गया, 1 बाय साइन, तो 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक a बाय 2, ये लो, बस ये करना था, एग्जैक्ट। तो वो ग्रेटर देन की जगह इक्वल कितना होना चाहिए, थीटा सी के, वही तो तुम्हें समझा रही थी कि आई 90 डिग्री है, अगर उससे ज्यादा भी ले लोगे तो थीटा सी क्या हो जाएगा, थीटा सी ग्रेटर, थीटा सी से बढ़ जाएगा ना R1, मोर देन थीटा सी हो जाएगा R1, तो एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90, और ए की एग्जैक्ट मिनिमम कितना होना चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म, ट्वाइस ऑफ थीटा सी, बस ये करना था। ठीक है, म्यू इक्वल्स टू कॉसेक a बाय 2। अच्छा, अब हमने मैक्सिमम डेविएशन देख लिया, अगला कंडीशन किसका आता है, मैंने मिनिमम डेविएशन करवा दिया क्या, यस मैम। हाँ मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम नहीं कराया ना। अगला कंडीशन लिखो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, थर्ड केस, मैक्सिमम डेविएशन में क्या होगा, आई को किसके बराबर करोगे, मैक्सिमम डेविएशन में आई को किसके बराबर कर दो, 90 के बराबर। ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, आई इक्वल्स टू 90 पे मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा, तो यानी तुम्हारा डेल्टा मैक्स किसके बराबर हुआ, देखो आई प्लस ई माइनस ए, आई 90 डिग्री है प्लस ई माइनस ए, तो ये चीज याद रखना, डेल्टा मैक्स। यहाँ पे देखा तो है 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग हो जाएगी ना, यहाँ से निकल के चली जाएगी लाइट, तो ये मैक्सिमम डेविएट हुई। देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, अगर आई 90 डिग्री है तो लाइट कहाँ से निकलेगी, जस्ट यहाँ से ग्रेज होके निकलेगी ना, रिफ्लेक्ट होगी ना, जस्ट यहाँ से ग्रेज होके निकली, तो दैट मीन्स ये डेविएशन तो मैक्स हुआ ना, तो ये वाला डेविएशन, ये डेविएशन यहाँ पर क्या होगा, मैक्स होगा, ये यहाँ से निकल के चली गई लाइट, जब 90 डिग्री होगी तो डेविएशन इस केस में कितना हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन फॉर अ प्रिज्म एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, देखो जो कराया है ना उसी के बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तुम्हें √7/3, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस so that light ray is refracted। अब देखो इसने बोला कि लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाए फ्रॉम सेकेंड सरफेस, बताओ, और फाइंड करो डेल्टा मैक्स। तो सवाल समझ में आया, अब ये कह रहा है कि हमें लाइट रे ना सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट करानी है, कि रिफ्रैक्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रखें,
इसका मतलब लाइट ग्रेज करके निकल रही होगी ना, अगर तुम्हारा प्रिज्म इस तरीके से है, तो इस केस में जो तुम्हारी लाइट निकलेगी, मान लो यहाँ से आई, ये ऐसे बैंड होके निकल जाएगी। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ से मिनिमम हो जाए, मतलब उसके लिए तुम्हें फाइंड करना है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से इमर्ज हो जाएगी तुम्हारी लाइट। क्वेश्चन समझ में आया? देखो, इन्होंने पूछा है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर तुम्हारी लाइट रे रिफ्रैक्ट कर जाए, ठीक है, रिफ्रैक्ट कर जाए। अब तुम इस पर्टिकुलर एंगल से अगर थोड़ा भी एंगल बढ़ाओगे, है ना, अगर तुम उस पर्टिकुलर एंगल से, मान लो इस पर्टिकुलर आई पे लाइट ऐसे इमर्ज कर रही है, इस पर्टिकुलर आई डैश पे अगर वो आई है तो लाइट इमर्ज कर रही है। अगर अब तुमने इस आई से वो एंगल थोड़ा भी बढ़ाया तो लाइट क्या करेगी, लाइट क्या करेगी, अंदर आ जाएगी ना, TIR हो जाएगा। भाई आई को बढ़ा रहे हो तो TIR होगा ना, तो वो तुम्हें अब मिनिमम एंगल निकालना है आई का। निकालो, कंडीशन बता दी कि यहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है, इसको ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रेजिंग है कि मतलब लाइट रे जस्ट सरफेस से ही टकरा के निकल गई। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर ग्रेजिंग हो रही है तो R2 शुड भी किसके बराबर होगा, R2 क्या होना चाहिए, R2 क्या, R2 तो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए ना, अभी तो सिखाया था। Yes, ma'am. R2 शुड भी क्रिटिकल एंगल फॉर, अगर लाइट रे ग्रेज करके निकल रही है तो बताओ यहाँ से R2 को C मानो कि R2 क्रिटिकल एंगल है, और AB पे स्नेल्स लॉ लगाओ। ये लो, AB पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो म्यू साइन आई इक्वल्स टू साइन R1, ठीक है, तो ये आई मिनिमम निकालना है। तो यहाँ से लिखोगे A इक्वल्स टू R1 प्लस R2, क्योंकि भाई A तो दे रखा है, R1 नहीं पता पर R2 पता है कि R2 को तो क्रिटिकल एंगल होना ही चाहिए, तभी लाइट ये तुम्हारी 90 डिग्री पे इमर्ज हुई है, ठीक है, नॉर्मल से तभी 90 डिग्री बनाया है, ठीक है भाई, तो R1 A माइनस C हो जाएगा। देखो थोड़ा तो इधर उधर सोचना पड़ेगा, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा दिया करो, इजी रहता है, तो पता चलेगा क्या चीज है क्या नहीं है। अब करो, अब तो आसान हो गया, क्लास ज्वाइन कर देते हैं। अब्दुल्ला आया है, आदम अशफी आई है, आरुष आर्यन पूरी गर्ल गौरव हर्षित भुवनेश्वरी प्रिंस 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 टेंजिन क्लास में हो? यस मैम। ठीक है बेटा, पढ़ो। ठीक है, सब आए हैं आज, बढ़िया, ड्रॉप आउट कर दीजिए, ठीक है। किसी ने आंसर किया एक आध? आई मिनिमम कितना आया है, फाइंड डेल्टा मैक्स एंड आई मिनिमम।
नहीं राम, देखो ये तो साइन आई एज इट इज आ जाएगा। µ2 कितना दे रखा है तुम्हारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √7/3 साइन R1 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो A-C। ठीक है, आ जाओ आगे करते हैं। साइन आई इक्वल्स टू √7/3 साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, हमारे पास cos A। सी है ना, और वो सी है, माइनस साइन सी कॉस ए। अब तुम ये देखो हमारे पास क्या चीज नहीं है, एंगल ए तो है 60 डिग्री, क्या तुम्हारे पास कॉस सी है, डू यू हैव सी मतलब क्रिटिकल एंगल, क्या क्रिटिकल एंगल है? यस मैम। है। एसी पे लगाओ स्नेल्स लॉ, एसी पे लगाओ स्नेल्स लॉ। एट एसी क्या लिखोगे, म्यू साइन सी इक्वल्स टू 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, साइन एमरजेंस, साइन एमरजेंस किसके बराबर है 90 डिग्री, ये 1 हो गया, दैट मीन साइन सी किसके बराबर आ गया 1/2 है। तो याद रखना जब भी ये वाली कंडीशन आए ना कि मिनिमम एंगल और ये वाले एंगल, यहाँ पर कंडीशंस लगनी यही है, साइन सी इक्वल्स टू 1 म्यू, ये तो रट लो ये वाली चीज तो, कि जब भी ऐसे ग्रेजिंग होगी तो ग्रेजिंग 90 डिग्री पे होगी और सी का एंगल 1/μ होगा। तो साइन सी तो आ गया, उसके बाद क्या चाहिए कॉस सी, तो कॉस सी कैसे निकालोगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, चलिए अब बताइए आंसर। अब तो डायरेक्ट आ जाएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो सारी ही, हाई मिनिमम तो 1 सेकंड में आ जाएगा। साइन 6 ए यानी 60 डिग्री, कॉस सी कितना हो जाएगा देखो 1 माइनस साइन सी 1/μ है, 1/μ स्क्वायर कितना बनेगा, ये 1/μ स्क्वायर लिख लेते हैं, √1 माइनस म्यू स्क्वायर 1/μ कितना हो जाएगा 3/7 माइनस साइन सी कितना हो जाएगा 1/μ, 1/μ यानी √3/7 और cos ए यानी cos 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 √3/2, 7 में से 3 गए तो √4/7 माइनस √3/7 cos 60 1/2, सॉल्व करो, डेल्टा 60 डिग्री। आई कितना आ रहा है, आई बताओ, हाँ डेल्टा सही आ रहा है 60, आई निकाला होगा तभी तो डेल्टा आया होगा। यस मैम। ये अंदर की इक्वेशन सॉल्व कर लो, टू से 2 कट जाएगा, देखो √7/3, ये 2 से ये वाला 2 जाएगा तो ये भी √3/7 बचेगा, माइनस 1/2 ऑफ √3/7,
आई को 90 नहीं लेंगे ना, वन बाई टू आएगा। देखो साइन आई इक्वल्स टू टू, 1/2। ये इक्वेशन सॉल्व करो इतनी सी। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो आई साइन आई निकल के आएगा 30 डिग्री। बस हो तो गया है ये सॉल्व। तो यहाँ से बचेगा साइन आई इक्वल्स टू 1/2, तो आई आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था ना, बस वो कॉन्सेप्ट कितना था, ठीक है, मोस्टली बच्चों का 30 डिग्री आ गया आई। और देख लो फिर मैं एक बार सम अप कर देती हूँ करा क्या है। ठीक है, D6 आई 30। ओके, आ जाओ एक बार देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। अब वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो मिनिमम वैल्यू बताओ जहां पर हमारी लाइट रे क्या हो जाए, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कर ले। अब देखो ये मिनिमम, ये इस आई पे मिनिमम ही तो होगी। अगर तुम्हारा जो ये आई की वैल्यू 30 डिग्री आई है, अगर इस आई की 30 डिग्री से जरा भी बढ़ाओगे तो लाइट रे क्या कर जाएगी, इस पर्टिकुलर के लिए TIR कर लेगी ना, फिर वो अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब वहां रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां से तुम्हें आई निकालना पड़े। अब तुम कह रहे हो कि मैम आई 90 नहीं होगा। देखो आपने तो बोला था कि साइन आर की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, आई की अगर 90 डिग्री होगी तो क्या होगा, ग्रेजिंग होगी, है ना। तो ये वैल्यूज कब है, ये कब होगा जब तुम्हें ए की वैल्यू ना गिवन हो, है ना, तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्योंकि तुम्हारा क्रिटिकल एंगल डिपेंड कर रहा है यू पे, क्रिटिकल एंगल म्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ इस पर्टिकुलर म्यू के लिए पहले ये निकालनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल है क्या, जो हमने यहाँ से निकाला है। क्रिटिकल एंगल तो 1/μ है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई निकालना पड़ेगा अपना स्नेल्स लॉ लगा के। अच्छा अब एक चीज और देखो, आई और ई के बीच में एक ग्राफ आता है, ठीक है। आई और ई के बीच में हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, आई एंड डेल्टा कर्व। आई यानी इंसिडेंट एंगल, और डेल्टा है तुम्हारा डेविएशन, ठीक है। तो इसका कर्व कर्व भी पता होना चाहिए। मान लो यहाँ पर है अपना आई और ये अपना है डेल्टा। तो देखो ये कर्व ना कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। ये यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारी डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेल्टा हो जाएगा मिनिमम। कब होगा डेल्टा मिनिमम बताओ, अभी कंडीशन कराइए। डेल्टा मिनिमम कब होगा, आई किसके बराबर होना चाहिए मिनिमम के लिए, ई के, ठीक है। है ना। आई अगर ई के बराबर होगा डेल्टा मिनिमम तब मिलेगा। ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, डेल्टा मैक्स की। यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ पे डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स कब होगा,
डेल्टा मैक्स कब होगा? जब आई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, है ना? जब आई की वैल्यू किसके बराबर होगी? 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी तुम्हारा डेल्टा मैक्स मतलब मैक्सिमम के आसपास ही है, ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर कर लो, हाँ तो बराबर ही है। है ना? तो ये एसिमेट्रिक कर्व आता है, इसको एसिमेट्रिक कर्व बोलते हैं। ये भी तुम्हारा डेल्टा मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर ये डेल्टा मैक्सिमम है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर क्या होगा? आई तो मिनिमम दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू तो मिनिमम दिख रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जरा देखो, एक्स एक्सिस पे जितना आगे जाओगे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे आई 90 हुआ है, तो ए पॉइंट पे आई तो यहाँ पर मिनिमम हो रहा होगा ना, ये तो कम वैल्यू है, यानी इस डेल्टा मैक्स पे तुम्हारे ये आई की मिनिमम वैल्यू है। अगर यहाँ आई मिनिमम है तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ आई मिनिमम है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इस वाले क्वेश्चन में ही निकाला है। इफ योर आई इज मिनिमम, द मिनिमम पॉसिबल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा मैक्सिमम हुआ है ना, सी डेल्टा मैक्स हुआ है, आई इज मिनिमम एंड डेल्टा इज मैक्सिमम, करेक्ट? तो आई मिनिमम और डेल्टा मैक्सिमम हुआ तो तुम्हारे यहाँ पे इमरजेंस की एंगल ऑफ ई कितना आया? एंगल ऑफ ई कितना था? 90 डिग्री ना, यही तो लेट किया है तुमने। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो? एंगल ऑफ ई कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर ई कितना हो जाएगा? अगर 90 डिग्री हुआ तो ई मिनिमम। देखो इस कर्व से तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, ध्यान से देखो। पहले ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट पे डेल्टा मैक्सिमम है, ठीक है, और सी पॉइंट पे भी डेल्टा मैक्सिमम है। तो तुम्हारे डेल्टा मैक्सिमम होने की दो वैल्यूज हैं, मेरी बात सुन रहे हो? डेल्टा मैक्सिमम दो वजह से हो सकता है। कब? या तो आई 90 हो जाए तब भी डेल्टा मैक्सिमम है, या एंगल ई 90 हो जाए तो भी डेल्टा मैक्सिमम है, करेक्ट? भाई एक बात बताओ, ठीक है, ये एंगल ई है और ये आई है, जो कि कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 90 डिग्री। मैं अगर यहाँ पे बैठ के देख रही हूँ तो मेरे को इंसिडेंट रे कितने की पे दिख रही है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री। और मेरे लिए ये दूसरा वाला एंगल क्या बनेगा? इमरजेंस एंगल, ठीक है, ये मेरे लिए इमरजेंस एंगल बना। अब मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसके लिए ये एंगल ई, इसके लिए ये ई वाला एंगल क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। बताओ, मैं अगर इनकी डायरेक्शन पे ऐसे रिवर्स कर दूं तो इसका रिवर्स भी तो सही दिख रहा है कि इस वाला जो ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा उसको ये एंगल ई जो दिख रहा होगा ये आई दिख रहा होगा, और इस पर्टिकुलर एंगल पे ये इमरजेंट रे बन गई होगी। दिस विल बी योर इमरजेंट रे। समझ रहे हो? तो डेल्टा मैक्सिमम होने के दो चांसेस हैं, या तो आई 90 हो जाए और या फिर ई 90 हो जाए। समझ गए? जब भी दोनों में से अगर डेल्टा मैक्सिमम होगा तो अगर आई 90 है तो देखो ई मिनिमम हो जाएगा, और अगर आई मिनिमम है तो ई 90 हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो यहां से तुम एक चीज, एक लाइन और लिखोगे नोट में, तो यहाँ पे नोट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तुम्हें याद होना चाहिए। अजम्पशंस में भी पूछ सकते हैं क्या? फॉर ईच डेल्टा, फॉर ईच डेल्टा there are two values for angle of incidence। मेरी बात समझे? ये दो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? एक तो एंगल आई और एक एंगल ई की। मेरी बात समझे? अगर तुम्हारा मान लो डेविएशन हो रहा है, वॉट एवर भी द एंगल, डेविएशन हो रहा है, लाइट रे एक पे इंसिडेंट करेगी और एक पे एमरजेंट करेगी। अगर उस इमरजेंट रे को तुम आई बना दो तो वो वाला एंगल आई नहीं बन जाएगा? जैसे अभी मैंने यहां समझाया है, दिस, ये वाले पॉइंट। तो आई ई बन जाएगा और ई आई बन जाएगा। तो हर एक डेल्टा के लिए यहाँ पर दो वैल्यूज हैं इंसिडेंट एंगल की, ठीक है। बट स्पेशली
डेल्टा मिनिमम, सिर्फ डेल्टा मिनिमम के लिए देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ किसकी, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज याद भी रखनी है कि मिनिमम के लिए एक ही वैल्यू है आई, कि एंगल आई इक्वल्स टू ई होगा तभी मिनिमम डेविएशन मिलेगा। मैक्सिमम के लिए दो केस हो सकते हैं। तुमने यहाँ पूछा था ना, तुम में से किसी बच्चे ने यहाँ पूछा था कि मैम यहाँ पर आपने आई को 90 क्यों नहीं लिया, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये वाला जब कराया है कि मैम यहाँ पर भी तो हमें इमरजेंट रे को बस 90 डिग्री पे कराया है, ग्रेजिंग हुई है, तो यहाँ पर भी आप आई को 90 ले सकती थी, आई को 90 ले सकती थी, बट यहाँ पे आई को 90 ना लेके तुमने किसको 90 ले लिया, बोलो, ई को। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें दो केसेस बना के सुनाती हूँ। यहाँ देखो, पहला केस मैंने आई को 90 लिया, ठीक है, ये मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया, क्या मिल गया भाई, इस केस में टी आई आर हो गया। यहाँ पर आई कितना है, 90 डिग्री। मेरे को ये बताओ यहाँ पर इमरजेंट एंगल क्या होगा, इज इट 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, ये बताओ। लेस देन 90 डिग्री। MB आई 90 डिग्री कौन से नॉर्मल के हिसाब से, ये लो, ठीक है, ये एंगल 90 हो गया तुम्हारा आई वाला, ये मेरा ये एंगल R1 हुआ। अब मैं क्या कह रही हूं कि अगर आई 90 हुआ है तो TIR होना चाहिए, करेक्ट, TIR होना चाहिए, अभी पढ़ के आए हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है तो मतलब ये वाली लाइट रे अंदर ही आ जाएगी ना, ऐसे ये लाइट रे अंदर आ गई। अब मुझे बताओ, अब ये वाला जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे का जो बनेगा एंगल, ये लेस देन 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल ई कितना हुआ, मिनिमम हुआ, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा बना देती हूँ। अब मैं तुमसे क्या कहती हूँ कि मैं बेटा यहां से ग्रेजिंग कराना चाहती हूँ, ये लो, तो मुझे अभी ये बताओ कि मेरी इंसिडेंट रे की एंगल क्या होगी, फाइंड आई विद द नॉर्थ, समझ गए। तो यहाँ पे ई 90 हो गया। अब यहाँ पर जो ये आई की वैल्यू आएगी, अब ये आई क्या होगा, यहाँ पर ये आई मिनिमम होगा। ये चीज के मैंने तुम्हें दो क्वेश्चंस भी करा दिए, ये ग्राफ भी बनवा दिया, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जहां पे तुमने आई को कितना लिया है, मिनिमम, और ई को क्या लिया है, मैक्सिमम 90। और एक और क्वेश्चन कराया था ना, हाँ है। हाँ, बाकी तो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा ही दिया कि ये आई यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है। तो दोनों केस ले चुके हैं, अब बताओ कि कहाँ थोड़ा इशू आ रहा है, तो फिर चलते हैं आगे, अदरवाइज बताओ। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हल्के में मत लो। मैम मिनिमम के लिए तो नहीं होगा, मिनिमम के लिए बस एक ही वैल्यू है आई की, मिनिमम में वो तुमसे ज्यादा छेड़ नहीं करेगा। मिनिमम में आई की एक ही वैल्यू है, अगर एंगल ऑफ आई किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ ई के, ठीक है, डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पे डेल्टा, अब ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आई 90 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कौन 90 हो गया, यहाँ पर एंगल ई 90 हो गया। अगर एंगल ई 90 हुआ है दैट मीन्स आई को क्या होना पड़ेगा, आई को मिनिमम होना पड़ेगा, तो इसीलिए इन्होंने तुमसे आई का मिनिमम वैल्यू पूछा है, गॉट इट। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट द लाइट रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सरफेस, अगर ऐसे आ जाता फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आई के लिए कितनी रख लेते, फिर वहां पर फिर वो आई 90 हो जाता, तो तुमसे फिर पूछता वो फाइंड द एमरजेंट एंगल, समझे। फिर इस क्वेश्चन में तुमसे वो अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम रखता, सुनो मेरी बात, यहाँ मिनिमम की जगह मैक्स रखता ना, तो तुमसे वो आई ना पूछता, फिर वो तुमसे क्या पूछता, फाइंड ई मिनिमम। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही 3-4 चीजें हैं बस प्रिज्म में याद रखने की, बस दैट्स इट। सुमित समझ में आ रहा है कुछ? अब्दुल्ला आज तुम बहुत चुप चुप लग रहे हो सारे। हाँ यस मैम। अब्दुल्ला डाउन कर रहा है। अब्दुल्ला क्या हुआ बता, पूछ। स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है इसे। कुछ करके ऊपर से जा रहा है। मैं सारा ये बार क्विक एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, आ जाओ सारा क्योंकि प्रिज्म इज इम्पोर्टेंट, प्रिज्म से सवाल आता है, ठीक है। देखो भाई, प्रिज्म में मैंने तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया, एंगल ऑफ प्रिज्म बताया R1 प्लस R2 के बराबर होता है। फिर मैंने तुम्हें यहाँ से डेल्टा की वैल्यू कल निकलवाई, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 होती है। डेल्टा आया I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें कुछ कंडीशंस करवाई कि कहां पर डेल्टा मैक्सिमम हो सकता है, कहां पर डेल्टा मिनिमम हो सकता है, और कहां पर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकती है। देयर आर 3 केसेस, ठीक है। अगर हमें डेल्टा मिनिमम करना है, डेल्टा मिनिमम के लिए एक ही केस है, मैंने अभी बताया डेल्टा मिनिमम की एक ही कंडीशन है, आई को किसके बराबर करना पड़ेगा, ई के, ठीक है। देयर इज ओनली वन कंडीशन, अगर डेल्टा मिनिमम चाहिए तो आई सिर्फ ई के बराबर होगा और कोई कंडीशन है ही नहीं। तो जब आपने ये किया तो यहां से जब स्नेल्स लॉ लगाया तो एक और चीज पता चली कि R1 R2 के बराबर होगा इस स्पेसिफिक केस में, ठीक है। R1 R2 के बराबर होगा। फिर यहां से हमने क्या निकाला कि एंगल R1 और R2 a/2 के बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद यहां से तुमने निकाला म्यू की वैल्यू। ये म्यू की वैल्यू कब है, जब तुम्हारा डेल्टा मिनिमम होगा, तो उस टाइम तुम्हारे प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, तो ये तुमने निकाल लिया यहाँ से म्यू, ठीक है। सीधा सीधा ये तुम्हारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। मिनिमम वाला केस हम कर चुके। अब अपना केस आया है TIR वाला, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा। तो देखो, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो तुम्हारा आई कितना है भाई, यहाँ पर आई है तुम्हारा 90 डिग्री, और आई 90 डिग्री पे यहाँ पर मैंने तुम्हें ग्राफ में क्या बनवाया है, जरा देखो। अगर आई 90 डिग्री है तो डेल्टा क्या हो रहा होगा, डेविएशन क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो यानी ये TIR वाली कंडीशन और डेल्टा मैक्सिमम वाली कंडीशन है तो एक ही, है तो एक ही, कि भाई जब आई को 90 लिखोगे तो यहाँ पर तुम्हारा डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजिंग हो रही है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक चीज देखो दोबारा से। सपोज करो यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल है N2। अब लाइट बेटा इस N2 से ना थोड़ा सा ऐसे डेविएट हो गई, ठीक है। अभी ये कितना एंगल बनाएगी, सम थीटा, देयर इज वैल्यू सम थीटा, ठीक है। ये मेरा यहाँ से मेरी ये इंसिडेंट लाइट है फर्स्ट वाली, मैं इस इंसिडेंट रे को पीछे मिलाती हूँ तो ये वाला एंगल डेल्टा निकल के आता है ना। एक्चुअली में डेल्टा तो यही है कि जो ये 1 और 2 के बीच में जो बनने वाला है ये मेरा डेल्टा है। अच्छा, अगर मैं इसको 90 बनाती हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने आई को 90 किया, मैंने आई को 90 किया। अब तुम्हारी लाइट रे कैसे इमर्ज होगी भाई, सॉरी इस वाले केस में आई मिनिमम होगा ना। इस वाले केस में तुम्हारा आई वाला एंगल कितना बनाएगा, एकदम मिनिमम एंगल। यहाँ पे देखो आई 90 है तो ई वाला एंगल मिनिमम होना चाहिए, और डेल्टा क्या होगा, डेल्टा मैक्सिमम होगा। अब डेल्टा मैक्सिमम ये वाली कंडीशन बनी है यहाँ पे कि डेल्टा को मैक्सिमम करते जाओ। फिर यही तुम्हारी TIR की कंडीशन बनती है यहाँ कि आई को 90 रखते हैं तब क्या होना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज पता चली कि अगर आई को 90 रखना है तो सबसे पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि R2 को क्या रखो, क्रिटिकल एंगल के या तो बराबर रखो या ज्यादा रखो R2 को, ठीक है। R2 को ज्यादा रखो, क्योंकि अब तुम्हारा ये एंगल बनेगा ना नॉर्मल से, तो ये एंगल तो देखो तुम सबसे छोटा बन रहा है ना। यहाँ पे करवा देते हैं, ये लाइट रे अब अंदर की तरफ बैंड हो जाएगी, ठीक है, इस केस में ऐसे। तो अब ये वाला एंगल देखो पहले वाले से तो कम ही बन रहा है, कंपेयर करो इन दोनों में, तो यानी यहाँ पर ई मिनिमम हो गया ना, ये चीज समझा रही है,
अगर आई की कोई भी वैल्यू है तो ये थीटा अभी तक ज्यादा है, केस 1, और 90 डिग्री पे वो अंदर आ गया, दैट मीन्स थीटा बहुत छोटा हो गया। अब ये चीज यहाँ पर तुम्हें समझा दिया। R2 ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, स्नेल्स लॉ लगाना है AB पे, सब चीज निकाल ली तो कंडीशन आ गई A की कि एंगल ऑफ प्रिज्म को कितना रखना है, और थीटा सी की कंडीशन आ गई ये वाली, साइन C इक्वल्स टू 1/μ होना चाहिए। फिर हमने इसके बेस्ड एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में अब मैंने इस क्वेश्चन में उल्टा सवाल दिया तुम्हें कि मेरे को मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो वो मिनिमम एंगल ऑफ, तो इसका मतलब यहाँ पर E 90 डिग्री हो गया होगा, दैट्स इट। आई थिंक अब तो क्लियर हो गई है चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी चीज है, ठीक है। और इसका लेक्चर प्रिज्म का कहीं और पढ़ने की बजाय इसी लेक्चर को बार बार, मतलब इस PDF को बार बार पढ़ लेना, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैम हाँ अब्दुल्ला बोलो। मैम आई मिनिमम के लिए ई मैक्सिमम हो जाता है मैम। आई दोबारा, मैक्स हाँ मैम अगर आई मैक्सिमम निकालना होगा तो आई मैक्सिमम, डेल्ट आई तो 90 डिग्री रहेगा ना, देखो डेल्टा मैक्सिमम होगा ना कि कितना मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है, तो मैक्सिमम डेविएशन पूछ सकता है, और उस मैक्सिमम डेविएशन के लिए आई की वैल्यू और ई की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। अगर पूछता है आई मैक्सिमम कितना है, तो आई मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम के लिए 90 ही है। इफ अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है ना कि फाइंड द डेल्टा मैक्सिमम एंड आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम 90 ही है, समझ गए। वो मिनिमम पूछेगा, वो तुमसे मैक्सिमम क्यों पूछेगा, वो पागल थोड़ी है, मेरी बात ठीक है। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर तुमसे मैंने क्या पूछा कि मिनिमम इंसिडेंट एंगल, अगर वो फिर तुमसे मैक्सिमम पूछेगा तो फिर मैक्सिमम में वो उस पे जाएगा, एमरजेंट वाले पे। लिख लो, डेल्टा मैक्स के लिए आई मैक्स है 90, ये लो, अब सही है। बट आई मिनिमम, अब ये मत कहना कि आई मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आई मिनिमम भी चाहिएगा, ठीक है। तो आई मिनिमम कैसे निकालते हैं वो अभी लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। और डेल्टा मैक्स कब हो सकता है, जब एमरजेंट रे कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर एमरजेंट रे 90 डिग्री हो गई होगी तो आई कितना होगा, अब यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा, समझ गए। यहाँ आई मिनिमम, बस इतना ही है। तो सिंपल सी भाषा ये है कि हर एक डेविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, जो कि डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर से। एक अगर यहाँ बैठा है उसके लिए इमरजेंट रे इंसिडेंट बन जाएगी, जैसे मैंने ये डायग्राम दिखा रखा है तुम्हारी स्क्रीन पे, इस ऑब्जर्वर के लिए इमरजेंट रे इंसिडेंट है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे वो इंसिडेंट रे इंसिडेंट दिखेगी, समझ गए। तो इसीलिए देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एवरी डेल्टा एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम। अब तो बोलो कुछ, हाँ बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बस मैंने तुम्हें बहुत सारे केस करा दिए ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है, बट अब इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। आदर्श सेकंड क्वेश्चन आ गया समझ में अब? आ ही गया मैम। नहीं पूछ लो, आ मैम ही गया, चैप्टर कितना रह रहा है, एक बार पूछ लो क्या कह रहे हो। हम कितना चैप्टर अभी बाकी है। चैप्टर है अभी बाकी, लेंस रहता है बस, और एक टॉपिक और है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अभी करा दूंगी, आधे घंटा बचा हुआ है ना, प्रिज्म कंप्लीट हो गया। मैम सेकंड नंबर दोबारा बताना क्वेश्चन। हाँ सेकंड क्वेश्चन दोबारा बता दे। देखो सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 60 डिग्री, तुमसे पूछा जा रहा है कि हमें मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। अब तुम्हें एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब चुप बैठोगे, नहीं वो मैंने नहीं कराई है, सुनो पहले मेरी बात। सवाल तुमने पढ़ा फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तुम्हारे माइंड में क्या स्ट्राइक करा कि मैम ने बताया था मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, डेल्टा मैक्सिमम होगा।
बताया ना, ये ग्राफ देखो, आई मिनिमम में मैम ने बताया है कि डेल्टा मैक्सिमम होगा। अगर डेल्टा मैक्सिमम है तो 101% इस कंडीशन में एंगल ई कितना बनेगा, हाँ इस कंडीशन में 100% एंगल ई 90 बन रहा होगा। अगर एंगल ई 90 बन रहा है तो इसका मतलब जो R2 एंगल AC पे इंसिडेंट हो रहा है वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। TIR हो गया ना, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस बन गया, तो इसका मतलब R2 यहाँ पर क्रिटिकल बना, बस खत्म क्वेश्चन। अब तुम्हें स्नेल्स लॉ लगाना है AB और AC पे। लगाया मैंने AB पे स्नेल्स लॉ लगाया, देखो सबसे पहले इक्वेशन लिखी मैंने यहाँ पे, म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन R1, ठीक है। साइन आई लिखा, म्यू1 एयर है, म्यू2 की वैल्यू रखी। अब बात आई R1 की, भाई हमारे पास तो R1 नहीं है, अब R1 कैसे निकाला जाएगा, हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है बट हमारे पास अब क्रिटिकल एंगल नहीं है। देखो R1 को मैंने A-C लिखा। अब तुम्हारा दूसरा दिमाग में सवाल आना चाहिए कि अब क्रिटिकल एंगल कहाँ से निकाले, ये तो मेरे पास नहीं है, तो क्रिटिकल एंगल कहाँ से आएगा, AC से, क्योंकि तुम्हारे पास एंगल E है, ठीक है। तो दोबारा स्नेल्स लॉ लगाया, देखो एट AC, तो फिर लिखा म्यू साइन C इक्वल्स टू 1 साइन E। साइन C का मतलब है यहाँ पे R2, ठीक है, ये लिख भी लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ, साइन C यानी साइन R2, ठीक है। तो साइन C यहाँ से सीधा आ गया 1/μ। अब बताओ सही है, हाँ आर्यन, अब तो आदर्श अब समझ में आ गया ना। यस मैम। हाँ बोलो, और किसी को क्या पूछो, हाँ सक्षम पूछो। मैम ये जो कंडीशन है इस पे बेस्ड, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो डेल्टा मैक्स वाला केस है। तो हाँ बिल्कुल, TIR पे तो डेल्टा मैक्स हुआ है, TIR पे ही तो डेल्टा मैक्सिमम हो गया ना, बिल्कुल बोल सकते हो, TIR वाला ही डेल्टा मैक्सिमम का केस है, ठीक है। मैम तो इस केस को बोल सकते हैं कि TIR में कंसीडर करेंगे इसको, किसको, हाँ मैम इसी केस को। कर सकते हैं ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कर, याद रखना। चलो अब तुम्हारे पास इसके बहुत, अब आ जाओ थिन प्रिज्म पे, ठीक है, एंड ऑफ द स्लाइड को और लगा लेते हैं। अब तुम एक बार DPP शेयर करूंगी ना, DPP करना, बहुत आसानी से हो जाएंगी, बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सोच के तो आई थी यार, रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट करा दूंगी स्लैब्स का, कोई नहीं आ जाएगा। अब थिन प्रिज्म, ठीक है, थिन प्रिज्म क्या होगा, थिन प्रिज्म का मतलब क्या है, अगर एंगल A बहुत स्मॉल हो जाए, इफ एंगल A इज वेरी, अगर ये बहुत स्मॉल हो जाएगा तो सीधा तुम्हारा जो डेविएशन बनेगा वो सीधा फॉर्मूला बनेगा A-μ-1, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, थिन प्रिज्म। इसके बाद आ जाओ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बस इसका ये छोटा सा फॉर्मूला है। ये ग्राफ याद रहेगा ना तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस ये ग्राफ याद रखना, दैट्स इट। आ जाओ डिस्पर्जन क्या होता है लाइट का, कोई बता पाएगा, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट को क्या करते हो भाई, हाँ एक व्हाइट लाइट आती है और कितने में डिस्ट्रीब्यूट होती है भाई, 7 में, 7 कलर, जैसे विब्योर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी लाइट डेविएट करती है, वॉयलेट लाइट, है ना, वायलेट। सबसे ज्यादा लाइट जो डेविएट करेगी वो करेगी बेटा वॉयलेट।
और फिर जो सबसे कम डेविएट करती है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये तो डेविएट ही नहीं करी, ठीक है, आर। तो ये वी और आर के बीच में सारी लाइट रेज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालते हैं ये तो हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, की लाइट जो है अपने अपने वेवलेंथ्स के कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेविएट हुई वॉयलेट, सबसे कम होगी रेड। इसके बाद आता है एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब है कितना लाइट डेविएट हुई, मतलब ये इंसिडेंट रे थी एज इट इज, तो ये डेविएशन ऑफ डेल्टा आर है और तुम्हारा ये डेविएशन है डेल्टा वी। तो अब ये वाला डेल्टा अगर हमें निकालना है, ठीक है, अब निकालना है डिस्पर्सिव, सॉरी एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, क्या फॉर्मूला होगा इसका? एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला बेटा तुम्हारा बनेगा डेविएशन ऑफ वॉयलेट रे डेल्टा माइनस डेल्टा आर, ठीक है। मतलब डेविएशन निकालो वॉयलेट रे का, फिर डेविएशन निकालो रेड का, और उन दोनों को आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो। उसके बाद दूसरी टर्म, देखो घबराओ मत, बस फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन अभी करेंगे। डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्जन पावर का फॉर्मूला क्या है, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा क्या दिखा रहा है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिस्पर्जन। अब कहोगे मैम मीन डिस्पर्जन क्या है, तो मीन समझ में आया, मीन क्या होगा यहाँ पे, मतलब जितना भी डेविएशन हुआ है ना उन सबका मीन लेना है। और मीन डिस्पर्जन में हम कौन सी लाइट को कंसिडर करते हैं, मीन डिस्पर्जन में कौन सी लाइट कंसिडर होगी विबग्योर में से? मैम जो सबसे ज्यादा डेविएट होगी। मीन लेना है, मीन येलो, ठीक है। तो मीन के लिए हम लेते हैं येलो लाइट को। तो अगर मैं ओमेगा यहाँ लिखवाना चाहूँ तो ये सो के उठा है ना ये एकदम, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो कलर का। तो ये तुम्हारा होगा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज योर डिस्पर्सिव पावर। मैम स्लाइड पीछे करना। मीन डिस्पर्जन में येलो कलर लिया जाता है। आ जाओ, अब ये याद रखना डिस्पर्जन ऑफ लाइट ना हम ज्यादातर किस में करते हैं, अपना थिन प्रिज्म में ही करेंगे। तो अब तुम ओमेगा निकालोगे तो डेल्टा वी किसके बराबर लिखोगे, म्यू वी, देखो क्या फॉर्मूला है, वॉयलेट रे -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू आर -1 अपॉन म्यू येलो -1 इंटू ए। तो ए हट जाएगा, क्या फॉर्मूला बना देखो, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो -1, यही बना बेटा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ओमेगा का याद रखना। म्यू क्या है समझ में आया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट यूवी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस, अच्छा, और म्यू वाई को क्या लिख सकते हो, मीन है, एवरेज है, तो म्यू वाई को और लिख सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर बाय 2, ठीक है। सॉरी मीन होगा ना ये, तो मीन में तो एडिशन होगा सभी का समान का, नहीं ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन है, मीन। अच्छा एक क्वेश्चन कर दो अब इसका, म्यू वी दिया हुआ है 1.523, म्यू आर दिया हुआ है 1.5145, फाइंड द डिस्पर्सिव पावर।
फॉर्मूले तो देखो बेटा याद करने पड़ेंगे। फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। गलत ही निकाला है आंसर। गलत आ गया। फॉर्मूला क्या रहेगा डिस्पर्सिव पावर का? ये ओमेगा ही तो है। सारे ही गड़बड़ कर रहे हो, गलत, सबका गलत है। म्यू भी कितना दे रखा है 1.523 माइनस आर कितना दे रखा है 1.5145 अपॉन येलो चाहिएगा। तो म्यू येलो कैसे निकालोगे? इन दोनों का मीन ले लो 1.523 प्लस 1.5145 डिवाइडेड बाई 2। ये कितनी बनेगी? हाँ वेरी गुड आदर्श, अब सही आया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी बनेगी इक्वल्स टू 1.51875। यहाँ पे रख लो। हाँ सक्षम, वेरी वेरी। ओमेगा कितना आया 10.16। ठीक है, तो ये डिस्पर्सिव पावर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक होता है और छुड़वा के आगे बढ़ जाते हैं कई बार, तो ऐसे टॉपिक्स भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ वेरी गुड, 0.16 करेक्ट। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तुम्हें 3-4 डीपीपीज मिलेंगी तो कर लेना। प्रिज्म के 2-3 डीपीपीज मिलेंगी। नहीं 0.16 होगा, पलक ध्यान से कर। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन करो। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 18 डिग्री। म्यू आर दिया हुआ है 1.56। म्यू वी दिया हुआ है 1.68। फाइंड द डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड। एंगुलर डिस्पर्जन निकालो। क्या फॉर्मूला होगा एंगुलर डिस्पर्जन? यू वी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इसमें भी 2 केस बनेंगे, करो फिर केस करवाने हैं। ठीक है, वेरी गुड सेक्शन 2.16। ये बन जाएगा यहाँ से इसका डेल्टा का फॉर्मूला। तो यहाँ से लिख भी सकते हो थीटा का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू टे। तो म्यू भी दे रखा है 1.56 माइनस 1.8। मैम 1.68 माइनस 1.2। अच्छा भी ठीक है। ए कितना है 18 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2.16 के पास था।
ठीक है बेटा। तो अब इसके दो केस बनेंगे, वो मैं शायद कल करवाऊं। पहला केस बनेगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सेकंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ठीक है, ये कल दो केस डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे छोटे से हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट का टॉपिक है। फिर कल स्टार्ट कर देंगे अपना रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। ये थोड़ा प्रिज्म वाला ही टॉपिक, थोड़ा इसमें अटपटा सा है, बाकी तो लेंस वगैरह बहुत इजी है। ठीक है, मैम डिस्पर्जन ऑफ पावर इक्वल सिंपल। हाँ, डिस्पर्जन ऑफ पावर, डिस्पर्जन पावर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, ये रहा, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मतलब तुम्हारा डेविएशन वॉयलेट रे में कितना हुआ है और रेड वाली जो रे है उसमें कितना डेविएशन है, उनका माइनस, अपॉन मीन डिस्पर्जन। तो मीन डिस्पर्जन में हम कौन सी कलर को लेते हैं, येलो कलर को लेते हैं। और अगर ये मीन है तो मीन में क्या होगा, वॉयलेट और रेड का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये एक येलो का मीन डिस्पर्जन आ जाता है। बस ये फॉर्मूला है डिस्पर्जन। मैम एंगुलर में दोनों का माइन। एंगुलर में, हाँ, एंगुलर में माइनस है। एंगुलर ये एंगुलर डिस्पर्जन है और ये डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर। दो चीज निकाली है बस, एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्जन पावर। ठीक है, तो आज की क्लास का अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, बस प्रिज्म थोड़ा अटपटा है, आगे तो सारे जितने जैसे पहले इजी थे ऐसे ही इजी टॉपिक्स है, मजा आएगा आगे। ठीक है, पढ़ने। चलो देन, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, ma'am. जिसको समझ में ना आए वो यहीं से क्लियर कर लेना, दूसरी वीडियोस देखने से बेटर यही है, टाइम वेस्ट मत करना, 4 महीने बचे हुए हैं। बाय बाय बाय।